नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी आज एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियाँ, यानी कि आज हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नदियों की जब बात करते हैं, भारत की नदियों की हम लोग बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्यतः नदी किनारे स्थित नगर या सहायक नदियां, या जैसे रीट के संबंधित अगर हम बात करें तो नदी घाटी परियोजनाएं, या नदियों के ऊपर जितनी भी परियोजनाएं जो क्रियान्वित है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सी जल विद्युत परियोजना है, कौन सा बांध है, किस नदी पर है, किस राज्य में बना हुआ है, तो वो जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोग इसमें नदियों के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदियां यानी कि नदी तंत्र, मुख्य नदियां, उनकी सहायक नदियां, नदी किनारे बनी हुई परियोजनाएं और किस राज्य में स्थित परियोजनाएं हैं और कौन कौन से बड़े नगर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में उत्पत्ति के आधार पर नदियां दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम कहें तो नदियां दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। इसका दूसरा भाग होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। जो नदियां हिमालय से निकलती है उन नदियों को हिमालय की नदियां कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है उनको प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहते हैं। हिमालय की नदियों में जैसे सिंधु नदी है या सिंधु नदी तंत्र है, जैसे गंगा नदी तंत्र है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय पठार में जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी नदी है, नर्मदा, ताप्ती, ये जो नदियां हैं सारी की सारी, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग इसकी पूरी यानी कि सभी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र है या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। हिमालय की नदी तंत्र को हम लोग इस प्रकार से तीन भागों में बांट देते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, इस प्रकार से नदियां हैं। तो ये तो नदियां हो गई अपनी उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि अपवाह तंत्र के आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर नदियों को जो है वो फिर आगे दो भागों में बांटते हैं। एक होती है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। इसमें दूसरा भाग होता है अरब सागर में गिरने वाली। और इसका जो तीसरा भाग होता है वो होता है आंतरिक या अंतः प्रवाह की नदियां। इस प्रकार से अपवाह तंत्र की दृष्टि से हम लोग नदियों को तीन भागों में बांटते हैं। एक बंगाल की खाड़ी की नदियां, दूसरा अरब सागर की नदियां और तीसरा है आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदियां। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं उसे बंगाल की खाड़ी की नदियां कहते हैं। जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है जैसे सिंधु नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, अरब सागर के अपवाह तंत्र की या अरब सागर में गिरने वाली नदियां कहलाती है। बंगाल की खाड़ी में जैसे गंगा नदी तंत्र है या गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, महानदी है, ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों में जैसे राजस्थान की लूणी नदी है, जैसे बाणगंगा नदी है, इस प्रकार की जो नदियां उनको हम लोग आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का जो योगदान होता है कुल अपवाह तंत्र में 1% से भी बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जल जो है वो नदियां बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है
लगभग 77% जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में, और 23% के लगभग जो जल है वो अरब सागर में, और बहुत कम यानी कि 0 पॉइंट कुछ समथिंग जो होता है वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां जो है वो। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब ये होता है कि वो नदियां जो अपना जल किसी भी समुद्र में या किसी झील तक नहीं ले जा पाती, किसी मैदान में या मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, उसको हम आंतरिक या अंतः प्रवाह की नदियां बोलते हैं। तो ये जो नदियां होती हैं वो किसी भी झील या सागर तक नहीं पहुंच पाती। तो अपवाह तंत्र की दृष्टि से हम लोग नदियों को इस प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली और आंतरिक। उत्पत्ति के आधार पे हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इसमें हिमालय की जो नदियां है ये सदाबहानी होती है या 12 मासी होती है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां है वो मौसमी होती है, वर्षा ऋतु में बहती है, उसके बाद में जो है वो इनका जो जल है वो सूख जाता है। ये जो नदियां होती है वो सारा साल बहने वाली नदियां होती है। और अगर हम बात करें तो हिमालय की जो नदियां हैं वो जल परिवहन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये नदियां जल परिवहन की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि ये पठारी और ऊबड़-खाबड़ भाग से होकर के बहती है। तो इस प्रकार से इनमें कुछ अंतर होता है। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ प्रमुख नदी के बारे में या कुछ प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में। इनमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की नदियों की, कि जो नदियां हिमालय से निकलती है इनमें मुख्यतः 3 नदी तंत्र है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके अंदर 3 प्रमुख नदी तंत्र है। इसमें पहला है सिंधु नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली दूसरी बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई सहायक नदी है, ये कोई प्रमुख नदी है, जैसे मान लीजिए कि सिंधु नदी है और इसकी जैसे सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से एक जाल बन जाता है, यानी कि मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां और सहायक नदियों की सहायक नदियां मिलाकर के एक तंत्र बनाती है, एक जाल बनाती है। इसको हम लोग कहते हैं नदी तंत्र, या इसको हम कहते हैं अपवाह प्रणाली, कि किस प्रकार से एक नदी जो है वो अपनी सहायक नदियों और से मिल करके और जो है वो जल ग्रहण करके और उस क्षेत्र से लेकर के आती है, तो उसको हम लोग नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो एक प्रतिरूप, एक आकृति जो बन जाती है सहायक नदियों को और मुख्य नदियों को मिला करके, इस प्रकार के प्रतिरूप को या आकृति को हम लोग कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप, अलग अलग नदियां अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो अपवाह तंत्र यानी कि मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलकर के जो बनाती है उसको तंत्र कहते हैं। और इन सहायक नदियों और मुख्य नदियों के मिलने से जो एक आकार, एक रूप बनता है या एक प्रतिरूप बनता है, इसको हम कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। तो अलग अलग नदियां अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती है, और हर नदी जो होती है मुख्य नदी उसका एक अपना तंत्र होता है जहां जहां से वो जल ग्रहण करती है या उसका अपवाह बेसिन होता है। तो ये तो बात होगी अपवाह यानी कि नदी तंत्र क्या होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भारत की प्रमुख नदी तंत्र। नंबर 1 है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में।
सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो सिंधु नदी तंत्र का जो प्रभाव है वो भारत के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र से है, और इधर से होकर के जो ये नदियां हैं वो आगे पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से फिर जो है वो इनका बहाव जो है वो अरब सागर की तरफ है हो जाता है। तो हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। और सिंधु नदी तंत्र में हम लोग सबसे पहले जो नदी पढ़ते हैं उसका नाम है सिंधु नदी। अब हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि तिब्बत में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत में एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से एक नदी निकलती है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ये कैलाश पर्वत है, और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट। एक हिमनद है, ग्लेशियर है यहां पर, बोखरचू। बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है तिब्बत में। तिब्बत में इसे कहते हैं सिंगी खबान या शेरमुख। तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खबान या शेरमुख इसे कहते हैं। तिब्बत से ये भारत में प्रवेश करती है। यहां पर जहां ये भारत में प्रवेश करती है इस स्थान का नाम है दमचोक। लद्दाख में दमचोक नामक स्थान से ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में ये नदी लद्दाख में बहने के बाद में फिर कश्मीर में, और कश्मीर से ये बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में बहने के बाद में इसके मैदानी क्षेत्र में बहती हुई ये नदी जो है वो आगे जाकर के और यहाँ अरब सागर में गिरती है। यानी कि ये जिस सागर में गिरती है उस सागर का नाम है अरब सागर। सिंधु नदी जो है इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे भारत की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, पंचनद के नाम से जानी जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और छठी नदी है सिंधु। इस पूरी सिंधु नदी को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। मैं पहले थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि ये सिंधु जल समझौता क्या है। इसके बाद में हम लोग सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंधु नदी और इसकी सहायक 5 नदियों, यानी कि इसकी 5 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी एक सहायक जो नदी है उसका नाम है झेलम नदी। इसकी एक जो सहायक नदी है इसका नाम है चेनाब नदी। इसकी एक दूसरी जो सहायक नदी है
यह है रावी नदी, एक इसकी सहायक नदी है व्यास, और एक नदी जो यहीं से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, एक बार थोड़ा सा हमें यह समझना है कि सिंधु नदी में बाएं किनारे से, यानी कि सिंधु का जो बहाव है वो है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बह रही है। तो इसका ये वाला जो किनारा है ये बायां किनारा है, इसमें बाएं किनारे से आकर के मिलती है पंचनद। पंचनद यानी कि 5 नदियां। 5 कौन कौन सी है? एक का नाम है झेलम, इसका नाम है चेनाब, इसका नाम है रावी, इसका नाम है व्यास, और ये जो सबसे लास्ट नदी है इसका नाम है सतलुज। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं। अंत में जाकर के जहां पांचों मिल करके सिंधु में गिरती है वहां पे पंचनद कहलाती है। ये 5 और एक सिंधु नदी, ये 6 नदियां जो है इनके जल के आवंटन के लिए, इनके वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था। यानी कि इस समझौते की मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। विश्व बैंक की मध्यस्थता में जो ये समझौता हुआ था, इस समझौते के अंतर्गत इन 6 नदियों का पानी के बंटवारे पर सहमति बनी, और उस सहमति के अंतर्गत इन 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया। जैसे नंबर 1 पश्चिम की नदियां या पश्चिमी नदियां, और दूसरा था पूर्वी नदियां। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि पश्चिमी नदियां कौन सी है। पश्चिम की नदियों का मतलब था यहां कि 3 नदियां, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनको तो नाम दिया गया पश्चिम की नदियां। और पूर्व की 3 नदियां जो रही, इसमें रहा रावी, व्यास और सतलुज। ये जो 3 नदियां हैं ये तो कहलाती है पूर्व की और ये कहलाती है पश्चिम की। यानी कि ये 3 नदियां जो है इनको कहते हैं पश्चिम की नदियां, और ये जो 3 नदियां हैं इनको बोला जाता है पूर्व की नदियां। इसमें यह समझौता हुआ कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, यानी कि सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग तो पाकिस्तान करेगा और 20% जल का प्रयोग है वो भारत करेगा। यह समझौता हुआ था कि सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% जल है वो भारत प्रयोग करेगा। फिर इसमें कहा कि ये जो 3 नदियां पूर्व की है, इनका 80% जल भारत प्रयोग करेगा और इनका केवल 20% जल है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते में पूर्व की 3 नदियों का अधिकांश यानी कि 80% जल भारत प्रयोग करता है और इनका केवल 20% जल ही पाकिस्तान प्रयोग करता है। पश्चिम की जो 3 नदियां हैं इनका 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करता है और केवल 20% जल है वो भारत प्रयोग करेगा। इसको हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। 1960 में विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता में एक समझौता करवाया दोनों देशों के दौरान। इसमें कहा गया कि पश्चिम और पूर्व की इन जो नदियां हैं उनको 3-3 नदियों में बांट दिया जाए और इनका जो जल है वो इस प्रकार से प्रयोग किया जाए। तो ये सिंधु जल समझौता है जो कि काफी चर्चा में रहता है। अभी पीछे जब जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उस टाइम पे भी इस समझौते के बारे में बात हुई थी कि भारत को जो है वो पाकिस्तान को पानी नहीं देना चाहिए, इस प्रकार की बात थी। तो वो सिंधु जल समझौता जो है वो ये है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद में जो है वो सिंधु नदी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिंधु जल समझौता क्या है, कब लागू हुआ, 1960 में, किसने करवाया, विश्व बैंक ने। भारत और पाकिस्तान के बीच
इन 6 नदियों को लेकर के समझौता हुआ था। इसमें पश्चिम की 3 नदियों का अधिकांश यानी 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा, पूर्व की 3 नदियों का अधिकांश यानी कि 80% जल भारत प्रयोग करेगा। तो ये तो हो गया सिंधु जल समझौता। अब हम बात करते हैं सिंधु नदी की। हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट बोखरचू के हिमनद से होता है। यहाँ से सिंगी खबान या शेरमुख कहते हैं। यह दमचुक नामक स्थान से लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख और फिर ये पाक अधिकृत कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान में, जहां पर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहां पर एक गहरा महाखंड बनाती है। ये चिल्लास नामक स्थान है यहाँ पे गिलगित में। चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहां पे गोर्ज बनाती है जिसे कहते हैं सिंधु गोर्ज, या हम कहते हैं महाखंड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी में कोई नदी इस प्रकार से कटाव करके अगर कोई गहरा खंड बनाती है तो उस खंड को हम लोग कहते हैं महाखंड या गोर्ज, सिंधु गोर्ज। गोर्ज मतलब नदी द्वारा पर्वत को काट करके बनाए गए गहरा खंड या एक गहरा गोर्ज। कैनियन से कम गहरा कम लंबा होता है ये, इस प्रकार का जो है वो बना करके जो है नदी वो आगे बढ़ती है, तो इसको हम कहते हैं गोर्ज। तो ये नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास चिल्लास नामक स्थान पर एक गहरा गोर्ज बनाती है, लगभग 4500 मीटर गहरा खंड बनाती है जिसे सिंधु गोर्ज कहते हैं। उसके बाद में ये पाकिस्तान में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान से बहती हुई ये नदी अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं, इस नदी के किनारे 2 बड़े प्रसिद्ध नगर बसे हैं, जैसे कि लद्दाख की राजधानी है लेह। इसके पूर्वी तट पर लेह नगर बसा है और इसमें जहां ये समुद्र में गिर रही होती है, यहां इस पर इसके किनारे नगर बसा है पाकिस्तान का प्रमुख नगर कराची। पाकिस्तान का कराची नगर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी लेह इसके किनारे बसे हैं। सिंधु जो नदी है, इस नदी पर लद्दाख में एक बहुउद्देशीय परियोजना है, एक पनबिजली परियोजना है, सॉरी, उसका नाम है निम्मो बाजको पनबिजली परियोजना। इस नदी पर लद्दाख में बनी हुई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सिंधु नदी है, इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, और यह नदी जो भारत में बहती है, यानी कि इसकी भारत में जो लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में, और इसकी शेष लंबाई जो है वो है पाकिस्तान में और तिब्बत में, यानी कि इसकी टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। वैसे लंबाई जो है इसमें फिगर है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए मिलते हैं, तो आपको अलग अलग विधियां मिल सकता है। तो ये तो बात होगी भारत में लंबाई की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब सिंधु नदी की सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं पूर्वी तट की नदियां और पश्चिमी तट की नदियां, या हम यूं कहें कि इसमें दाईं ओर से मिलने वाली नदियां और इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। इसमें जो दाईं ओर से आकर के नदियां मिलती है उसमें यहां पर एक नदी है, इसका नाम है गिलगित। अफगानिस्तान से एक नदी आकर के पाकिस्तान में मिलती है, इसका नाम है काबुल। एक नदी और इधर से आकर के मिलती है, इसका नाम है खुर्रम। इसके बाद में इसमें नदी आकर के मिलती है तोची। यहीं पर एक नदी और इसमें आकर के मिलती है, इसका नाम है हुंजा। तो इसमें दाईं ओर से
यानी कि ये जो नदियां हैं वो क्या है, दाईं ओर से मिलने वाली, क्योंकि ये नदी इधर आ रही है, इसका मतलब इसकी दाईं साइड जो है वो ये है, और ये है इसकी बाईं साइड, बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो इसमें दाईं ओर से जो नदियां मिलती है उसमें हुंजा, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, इस प्रकार की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसमें दाईं ओर से आकर के मिलती है। गिलगित और हुंजा जो नदियां हैं वो इसमें भारत में मिलती है। उसके बाद में काबुल, खुर्रम, तोची जो नदियां हैं ये सारी की सारी नदियां इसमें पाकिस्तान में जाने के बाद आकर के मिलती है। अब इसमें बाईं ओर से जो आकर के नदियां मिलती है, अब दायां और बायां भी थोड़ा ध्यान में रखना। भारत की प्रमुख नदियां जो है इनकी सहायक नदियां पूछी जाती है, जैसे सिंधु की सहायक नदी पूछी जा सकती है, आपको गंगा की सहायक नदी पूछी जा सकती है, आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछी जा सकती है, आपको गोदावरी की सहायक नदियां पूछी जा सकती है। तो इसमें हम ध्यान देना कि इसमें बाईं ओर से जो आकर के नदियां मिलती है उसमें एक तो है पंचनद, यानी कि 5 तो ये है, और एक नदी और है इसमें थोड़ी महत्वपूर्ण है जो जास्कर श्रेणी में से आकर के मिलती है। इसमें इस नदी का नाम है जास्कर। ये जो नदी है वो 2 श्रेणियों के बीच में से बहती है, यानी कि इसके उत्तर में जो श्रेणी है यहां, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, और इसके जो दक्षिण में जो श्रेणी है इस श्रेणी का नाम है जास्कर। तो सिंधु नदी जो है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में से बहती है भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में, और उसके बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो जास्कर श्रेणी से इसमें से जास्कर नदी निकल करके जाती है और वो जाकर के और सिंधु में मिल जाती है। तो ये तो बात होगी सिंधु नदी तंत्र की सबसे प्रमुख नदी सिंधु की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सिंधु नदी का उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत में बोखरचू हिमनद से होता है। यहाँ पर इसे सिंह की खबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? बाद में दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है लद्दाख में। इसके दाएं किनारे पर लेह नगर बसा है। लद्दाख में इसके ऊपर नीमो बाजू पन बिजली परियोजना बनी हुई है। इसके बाद में ये नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में बहती हुई चिल्लास नामक स्थान पर सिंधु महाकट का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची शहर जो जहां बसा हुआ है उसके किनारे ये जो है अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से बहती है। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान इसका 80% पानी प्रयोग करता है और 20% भारत करता है। इस नदी में दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियों में हुंजा, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची आदि प्रमुख है, और बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियों में व्यास, रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम और जास्कर नदियां प्रमुख है। ये तो बात होगी सिंधु नदी की। लेह और कराची 2 नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। अब इसकी बाईं ओर से मिलने वाली पंचनद जो है इनकी हम बात करते हैं कि बाईं ओर से जो इसमें नदियां मिलती है इनका हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की, कि जो झेलम नदी है ये कहां से निकलती है और क्या क्या इस नदी की विशेषताएं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है शेषनाग झील से। यहां पर एक झील है शेषनाग। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में या पीर पंजाल श्रेणी के पदस्थली में एक झील है शेषनाग। शेषनाग झील से नदी निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलने के बाद में कश्मीर की घाटी से होकर के बहती है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी को सिंचित करती है झेलम नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नदी जो है वो श्रीनगर से होकर के बहती है, यानी कि इसके किनारे श्रीनगर बसा है। श्रीनगर जो शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा है, और वुल्लर झील से होकर के ये बहती है। वुल्लर झील से
होकर के झेलम नदी बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि वुल्लर झील से होकर के कौन सी नदी बहती है, या झेलम नदी किस झील से होकर के बहती है, तो उसका नाम है वुल्लर झील। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो वो है आपका झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहने के बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है कुछ दूरी तक। तो ये एक नदी ऐसी भी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहती हुई फिर ये नदी जो है वो पाकिस्तान में जंग के त्रिमू नामक स्थान पर, यानी कि यहां पे एक स्थान का नाम है त्रिमू, त्रिमू नामक स्थान पर ये जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये नदी जो है वो चिनाब में मिलती है और चिनाब जाकर के फिर कहां मिलती है, वो मिलती है सिंधु नदी में। तो इस नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, श्रीनगर इसके किनारे बसा हुआ है, वुल्लर झील से होकर के बहती है। इसकी प्रमुख सहायक, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है किशनगंगा। अब इसकी सहायक नदी जो है झेलम की, उसका नाम है किशनगंगा। किशनगंगा जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक है, और किशनगंगा नदी जहां पर इसमें मिलती है यहीं पर एक परियोजना है किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा जो परियोजना है उस परियोजना की विशेषता यह है कि किशनगंगा जो परियोजना है वो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय तक विवादित रही है, और अंत में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसका जो फैसला वो भारत सरकार के पक्ष में दे दिया। पाकिस्तान ने इसमें आरोप लगाया था कि किशनगंगा परियोजना जो है उसमें भारत जो है सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जो ये पाया कि इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो किशनगंगा परियोजना लंबे समय तक भारत पाकिस्तान के बीच विवादित रही है, और उसके बाद में इसका फैसला भारत के पक्ष में आ गया। इस नदी पर जम्मू कश्मीर में कुछ परियोजना बनी है। झेलम पर जो परियोजना बनी है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, झेलम पर बनी परियोजनाएं। इसमें एक तो किशनगंगा परियोजना होगी, इसके अलावा इसके ऊपर उड़ी 1 और उड़ी 2 परियोजनाएं बनी है। उड़ी नाम से 2 परियोजना, उड़ी 1 और उड़ी 2। और नेक्स्ट परियोजना है तुलबुल, तुलबुल परियोजना। इस प्रकार से ये 4 परियोजनाएं हैं किशनगंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में बनी है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर किशनगंगा, उड़ी 1, उड़ी 2 और तुलबुल परियोजनाएं बनी हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रीट के पार्ट के लिए कि झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना किस राज्य में बनी है। तो झेलम नदी भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर के बहती है, और यहाँ पर ये 4 परियोजनाएं जो है इस प्रकार से इस पे बनी है। ये तो बात होगी झेलम नदी की, उद्गम इसका बहाव क्षेत्र, इस पर बनी परियोजनाएं और इसके किनारे बसा नगर। वुल्लर झील से होकर के बहती है, श्रीनगर इसके किनारे बसा है, शेषनाग से उद्गम होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में कृत्रिम सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है सॉरी, और ये 4 परियोजनाएं इसके किनारे जो है वो बनी। इसके बाद में इसकी दूसरी प्रमुख सहायक नदी है, यानी कि सिंधु की अन्य सहायक है चेनाब। अब चेनाब नदी जो है उसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है। मैंने परसों बताया था कि बारालाचाला और रोहतांग और सिटकिला 3 दर्रे हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला दर्रे से चंद्रा और भागा नाम से 2 नदियां निकलती है। फिर ये नदियां हिमाचल प्रदेश में टांडी नामक स्थान पे जाकर के और मिल जाती है, और फिर से ये चेनाब कहलाती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जस्ट बाद में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। फिर ये जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर जाकर, यानी कि जहां पर जाकर के ये मिलती है उस स्थान का नाम है मिथनकोट। मिथनकोट नामक स्थान पर जाकर के ये सिंधु में मिलती है। और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि चेनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो ये एकमात्र इसकी सहायक नदी है जो सिंधु में डायरेक्ट आकर के मिलती है। और जो नदियां हैं रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, ये सारी चेनाब में गिर जाती। अंत में पंचनद के रूप में ये सारी नदियां इकट्ठी होकर के और चेनाब के रूप में जाकर के मिथनकोट नामक स्थान पर जाकर के और सिंधु में मिलती है। तो ये सिंधु की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब नदी जो है, ये नदी जब बहती है जम्मू कश्मीर से होकर के, तो इसके ऊपर भी कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, जैसे सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना। सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार, ये परियोजनाएं जो है, 3 परियोजनाएं हैं जो कि चेनाब नदी पर बनी है। और ये तीनों की तीनों परियोजनाएं जम्मू एंड कश्मीर में ही इसके ऊपर बनी है। तो सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार परियोजनाएं चेनाब नदी पर बनी है। चेनाब नदी का उद्गम बारालाचाला दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है और ये वहां पर चंद्रा और बाघा 2 नामों से निकलती है। फिर ये चंबा घाटी से होकर के बहती है और चंबा घाटी से बहती हुई ये पाकिस्तान में मिथनकोट के निकट जाकर के सिंधु में मिलने वाली सबसे लंबी और बड़ी सहायक नदी है। और इसकी 3 जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो इसके ऊपर बनी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी है सिंधु की सहायक, उसका नाम है रावी। अब ये जो नदी आप देख रहे हो, ये रावी नदी है। रावी नदी का जहां से उद्गम होता है उस दर्रे का नाम है रोहतांग। अब यहां पर रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से रावी निकलती है और रोहतांग दर्रे के पूर्वी भाग से व्यास निकलती है। दोनों नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। ये जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में हिमाचल प्रदेश में बहती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में यह नदी सिंधु सराय नामक स्थान पर जाकर के और चेनाब में मिलती है। रावी नदी जो है इसके किनारे पंजाब में एक बांध बना है। पंजाब में इसके किनारे जो बांध बना है इसका नाम है थीन या रणजीत सागर बांध। थीन बांध या रणजीत सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में बना है। पंजाब का पठानकोट नगर जो है, पठानकोट नगर और पाकिस्तान का लाहौर नगर रावी के किनारे बसे। पाकिस्तान का लाहौर नगर और पंजाब का पठानकोट नगर जो है वो दोनों को दोनों रावी नदी के किनारे बसे। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। थी नामक बांध इसके ऊपर बना है और ये जाकर के सिंधु सराय नामक स्थान के ऊपर चेनाब में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो नदी है उस नदी का नाम है व्यास। व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग दर्रे के पूर्वी भाग से व्यास निकलती है और पश्चिमी भाग से रावी निकलती है। तो रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद में जो व्यास नदी है ये कुल्लू की घाटी से होकर बहती है। ये किस घाटी से होकर बहती है? कुल्लू की घाटी से होकर के बहती है और कुल्लू घाटी से बहती हुई यह नदी हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद में पंजाब में चली जाती है और पंजाब में जहां पर जिस स्थान पर जाकर के ये सतलुज में मिलती है उस स्थान का नाम है हरिके बैराज। ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज नामक स्थान पर व्यास नदी जो है वो सतलुज में मिल जाती है। तो यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों में बहती है। इस नदी की अगर हम बात करें व्यास नदी की, तो व्यास जो नदी है इसके ऊपर पंजाब में
एक तो बना है पोंग बांध, पोंग बांध, और एक इसके ऊपर पंजाब में है व्यास परियोजना। पोंग बांध जो है वो पोंग बांध शीत ऋतु में या शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करता है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति करता है पोंग बांध शीतकाल में। और एक व्यास परियोजना, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। व्यास जो पंजाब में इसके ऊपर बनी हुई है। व्यास जो नदी है वो हरिके नामक स्थान के ऊपर मिलती है और यहीं पर है हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ये तो बात होगी व्यास नदी की। व्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश के दो प्रसिद्ध पर्यटक नगर बसे हैं। एक का नाम है मनाली, एक का नाम है मंडी। मंडी और मनाली जो नगर है हिमाचल प्रदेश के, वो व्यास नदी के किनारे बसे हैं। इसके बाद में जो अंतिम नदी है, उस नदी की बात हम करें वो है सतलुज। हम लोगों ने यहाँ पर व्यास नदी पढ़ ली जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रोहतांग से निकलने के बाद में ये नदी कुल्लू की घाटी से बहती है, हरिके नामक स्थान पर सतलुज में गिरती है। इस पर पोंग और व्यास दो परियोजनाएं बनी है। पोंग परियोजना से इंदिरा गांधी नहर को जल की आपूर्ति होती है शीत ऋतु में, और इस नदी के किनारे मनाली और मंडी जैसे पर्यटक नगर बसे। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज जो नदी है वो पूर्व की तीन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, क्योंकि इस नदी के ऊपर कई परियोजनाएं बनी हैं। अब सतलुज नदी जो है इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट ही। यहां पर एक स्थान है मानसरोवर झील के निकट ही राक्सताल। राक्सताल नामक झील से एक नदी निकलती है। इस नदी को यहां पर कहते हैं तिब्बत में लांगचेन खवाब, यानी कि सतलुज नदी का तिब्बत में क्या नाम है? लांगचेन खवाब। तिब्बत में सतलुज नदी को लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्सताल नामक झील से निकलती है। यह नदी कुछ दूर यानी कि लगभग 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है। उसके बाद में यह नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, यानी कि ये जो यहाँ पे दर्रा है उसका नाम है सिपकिला। हम लोगों ने पढ़ा था दर्रों में। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। सिपकिला दर्रे से सतलुज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के बाद में ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई आगे चेनाब नदी में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में, और फिर चेनाब नदी है वो सिंधु से मिलती है। ये जो नदी है सतलुज नदी, सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर एक तो नाथप्पा जाकरी परियोजना, नाथप्पा जाकरी परियोजना, एक है कोल डैम परियोजना। कोल डैम इस नदी पर बना, नाथप्पा जाकरी डैम है, कोल डैम है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो डैम है जो इस नदी पर बना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, इस डैम का नाम है बाखड़ा, बाखड़ा डैम। सतलुज नदी पर सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बाखड़ा नामक बांध बना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बाखड़ा बांध
किस जिले में बना हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बाकड़ा बांध बना है। बाकड़ा जो बांध है ये 226 मीटर ऊंचा है और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हालांकि इस बांध से भी ऊंचा बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, लेकिन वो गुरुत्वीय बांध नहीं है। ये गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटेशनल डैम है ये। तो गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये 226 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यानी कि इस बांध में जल को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार का जो निर्माण किया गया और फिर इसका पानी जो है रोका गया है। लेकिन जो टिहरी बांध है उसमें पानी को रोकने के लिए इस प्रकार से जो है वो गुरुत्वीय जो है बांध नहीं बनाया गया, यानी कि दीवार बड़ी नहीं बनाएगी। तो इसमें एक बहुत बड़ी दीवार बना करके जल को रोका गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांधों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के आगे इसका जो जलाशय है, यानी कि इसका जो जल इकट्ठा करने के लिए यहां पर जो जलाशय बनाया गया है इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर जो झील है ये बाकड़ा बांध का जलाशय है। यानी कि बांध डैम होता है, ऊपर से पानी नीचे गिराया जाता है, टरबाइन को घुमा करके बिजली पैदा की जाती है, उसके बाद में उस जल को इकट्ठा किया गया है। उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। ये भारत की एक कृत्रिम झील है और कृत्रिम झीलों में ये सबसे बड़ी झीलों में आती है। हालांकि इससे बड़ी झील और है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश में, और इसी प्रकार से ये है। तो ये जो झील है गोविंद सागर झील, ये भारत की बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो ये कृत्रिम झील गोविंद सागर झील किस राज्य में बनी हुई है? हिमाचल प्रदेश में। किस बांध के आगे बनी हुई है? बाकड़ा बांध के आगे। तो बाकड़ा बांध है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और गोविंद सागर झील है। बागड़ा के जस्ट बाद में पंजाब की सीमा लगती है और पंजाब राज्य शुरू हो जाता है। पंजाब में एक और बांध बना हुआ है बाकड़ा के बाद, यहां पर पंजाब के रोपड़ जिले में नांगल बांध बना है। पंजाब के रोपड़ जिले में नांगल बांध बना है। हम पढ़ते हैं बाकड़ा नांगल बांध। बाकड़ा अलग है, नांगल अलग है। बाकड़ा बांध है वो तो बिलासपुर जिले में बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नांगल जो बांध है ये पंजाब के रोपड़ जिले में है। तो ये नांगल बांध जो है वो पंजाब में है और बाकड़ा बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। तो नांगल बांध है। इसके बाद में पंजाब की अंतिम जो सीमा है, बिल्कुल अंत में जाकर के पंजाब राजस्थान की सीमा लगती है। यहां पर हरिके नामक स्थान के ऊपर यहां पे हरिके बैराज बना हुआ है। हरिके बैराज से यहां से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है इंदिरा गांधी नहर, जिसे कहां से निकाला गया है? सतलुज और व्यास नदियों का संगम जहां होता है पंजाब में हरिके नामक स्थान के ऊपर, वहां पे हरिके बैराज बनाया गया है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। बैराज उस स्थान को कहते हैं, एक डैम होता है एक बैराज होता है, इसमें फर्क होता है। डैम तो यानी कि जहां पे बिजली पैदा की जाती है और फिर नहरें निकाली जाती है, लेकिन बैराज वो स्थान होता है जहां से विद्युत पैदा नहीं की जाती, जहां केवल जल को इकट्ठा करके और जहां से नहरें निकाली जाती है, तो उसे हम बैराज कहते हैं। तो ये हरिके नामक बैराज है जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जहां सतलुज और व्यास नदियों का पंजाब में संगम होता है। तो ये जो है वो हरिके परियोजना है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि सतलुज नदी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में नागतपा जाखरी परियोजना, जैसे कोल डैम परियोजना, जैसे बाकड़ा बांध, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश में।
नांगल बांध और हरीके बैराज जो है वो दोनों के दोनों पंजाब में है, और यहीं पर है भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है गोविंद सागर झील, कृत्रिम झील है। तो ये सतलुज नदी है जिसे तिब्बत में लांगचेन खवाब के नाम से जानते हैं। ये राक्स ताल से निकलती है। इनका उद्गम बहुत बार पूछा गया। पीछे एक प्रश्न आया था कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है बोकरचू से, और सतलुज नदी का उद्गम होता है राक्स ताल से। सतलुज जो नदी है इसके किनारे पंजाब का लुधियाना नगर बसा है, लुधियाना। तो ये तो बात होगी आपकी सतलुज नदी की, यानी कि सिंधु नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। सिंधु नदी में बाईं ओर से आकर के मिलने वाली पंचनद जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पंचनदों में सबसे पहले झेलम नदी जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है, यानी कि सिंधु की जो जितनी भी सहायक नदियां हैं प्रमुख 5 पंचनद, इनमें एकमात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, और इनमें एकमात्र नदी है व्यास जो केवल भारत में बहती है, और सारी नदियां आगे पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये थोड़ा सा अलग है, व्यास नदी का केवल बहाव भारत में है। तो इस प्रकार से झेलम नदी जो है वो तिरमू नामक स्थान पर चिनाब में गिरती है। चिनाब सिंधु की सबसे लंबी और बड़ी सहायक है। झेलम के किनारे उड़ी, तुलबुल और किशनगंगा परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना है। रावी नदी पर थीन बांध है। व्यास नदी के ऊपर जो है वो पोंग और व्यास परियोजना है। सतलुज नदी के ऊपर बहुत सारी नत्थ, झाकरी, कोल, बागड़ा, नांगल और हरीके बैराज आदि परियोजनाएं हैं। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं और कुछ महत्वपूर्ण नगर जो इन नदियों किनारे बसे हुए हैं वो हम लोगों ने पढ़े। तो ये तो था आपका नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, और इस सिंधु और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताएं जरूर कमेंट करके। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जो है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेपोलाइट ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।